तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। अगला जो यहां पे आपको टॉपिक दिख रहा है वो है कन्वर्जन। हमने आपको 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? जो आपका 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर, उसको आप किस तरीके से 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। 4 पढ़ लिए हैं, न्यूमैन, सॉहर्स, वेज-डैश और फिशर। अब अगर आपको कभी यह जरूरत पड़ जाए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को दूसरे पर्टिकुलर फॉर्मूला में चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो वो किस तरीके से करेंगे, ये हम यहां पर सीखने वाले हैं कन्वर्जन्स के अंदर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो है वो है वेज डैश टू फिशर। ये देखिए यहां पे आपका वेज डैश फॉर्मूला बनाया हुआ है। यहां पर R1, R2, R3, R4 ये 4 वैलेंसीज लगाई हुई हैं। अब अगर मुझे इसे फिशर में कन्वर्ट करना है, देखिए यहां पर हमने पहले ही कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्यादातर चीजें जुगाड़ से चलती हैं, ट्रिक से चलती हैं। तो देखिए यहां पर भी इसकी एक बहुत प्यारी ट्रिक है, उसको यहां पे समझ लेते हैं किस तरीके से हो जाएगा ये। यहां पे आपको करना क्या है बच्चों, ट्रिक क्या है आपके पास में, जब भी आपके पास में वेज डैश हो तो जो आपका डैश, आप इस तरीके से इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो फिशर का फॉर्मेट बना लीजिए। मैंने फिशर का फॉर्मेट बना लिया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। अब आपको करना क्या है, यहां पर ये जो डैश वाली वैलेंसी है जिसे हम R4 कह रहे हैं, डैश वाली वैलेंसी को वर्टिकल लाइन में सबसे नीचे रख देना है, एकदम बॉटम पोजीशन पे रख देना है। तो मैं R4 को यहां पर रख देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, गो क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पे देखिए किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप R2 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप R3 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप R1 से स्टार्ट कर सकते हैं, गो क्लॉकवाइज। और यहां पर भी आपको क्लॉकवाइज ही लिखना है। तो R3, R2, R1 इस तरीके से हम गए, तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं R3, R2 और ये हो जाएगा R1। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने जो बनाया और यहां पर जो बनाया गया है ये तो डिफरेंट है, ये तो सेम नहीं है, यहां R1 है और यहां पे इधर R1 है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज यहां पे R1 जो है इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, R2 की सेकंड है, R3 की थर्ड है और R4 की 4 है। ये प्रायोरिटी हम प्रायोरिटी रूल, CIP रूल से डिसाइड करते हैं, वो आपको हमने पढ़ा दिए हैं। तो यहां पे देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3। हम कहां जा रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो हमारा होना चाहिए R, लेकिन मेरा 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल आया है और वो S में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसका भी कॉन्फ़िगरेशन S है, मतलब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पे ये 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4। इस तरीके से आप चले तो 1 से 2, 2 से 3 आप जा रहे हैं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है S, और यहां पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पर है। तो ये भी S है, ये भी S है। इस तरीके से आप जल्दी से चेक कर सकते हैं। ट्रिक मैंने बता दी है। ट्रिक क्या है, आपका जो डैश वाला है उसको फिशर प्रोजेक्शन में सबसे नीचे रख दीजिए, बॉटम पे रख दीजिए, एंड देन किसी भी ग्रुप से स्टार्ट करके गो क्लॉकवाइज एंड देन राइट क्लॉकवाइज। इस तरह से सर ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो सर ने जो यहां पर ट्रिक बताई है इसको आप अप्लाई कर कर जो है वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमारे मेडिकल एग्जाम की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम यहां पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले स्ट्रक्चर्स में भी सर कन्वर्जन यहां पर दिया हुआ है, और ये तो वही कन्वर्जन है जो हमने मीजो कंपाउंड में डिस्कस किया था बच्चों। इसको जो है हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, और उसके बाद ये सोहर्स में। ये मैंने प्रोजेक्शन आपको बताया था, जब फ्रंट से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सर जो है क्या इसको भी इसी तरह से याद रखें? इसी तरीके से कर सकते हैं सर, जो ट्रिक अभी बताई है उससे सॉल्व हो जाएगा। ये आप खुद करके देख सकते हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, जो ट्रिक बताइए उससे हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये जो है ये सोहर्स से आप फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहां पे ये सोहर्स प्रोजेक्शन तो है, लेकिन सोहर्स में भी हमने 2 फॉर्म पढ़ी थी, एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म दी गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये एक्लिप्स फॉर्म है या स्टैगर्ड फॉर्म है। मुझे लगता है आपका आंसर आ गया होगा। ये जो फॉर्म है ये एक्लिप्स्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड के सामने बॉन्ड नहीं आ रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म है। बिल्कुल। तो यहां पे आपको करना क्या है,
आपने इस कार्बन से अगर हम स्टार्ट करें तो इसको मैंने नीचे बना दिया और ये जो बैक वाला कार्बन है इसको ऊपर बना दिया। यहां पर COH नीचे है, COH नीचे, H लेफ्ट में, Br राइट में और Br राइट में। और अगर आपको स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन दिया गया है तो यहां पर आपको दो फिशर बनाते वक्त H और Br की पोजीशन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये ट्रिक है सोहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करने। पोजीशन नहीं सर, इसको इस तरह से फ्लिप करना पड़ेगा, अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। पोजीशन नहीं, अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। जी, तो यहां पर H और Br को इस तरीके से 180 डिग्री से आपको घुमाना पड़ेगा। Br आपका लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट में और मिथाइल ऊपर आ जाएगा। यही ट्रिक है आपके पास में सोहर्स की एक्लिप्स, सोहर्स की स्टैगर्ड फॉर्म को फिशर में कन्वर्ट करने का। और एक्लिप्स फॉर्म का हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इस तरह से आप बच्चों कन्वर्जन कर सकते हैं। सोहर्स को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर यह कन्वर्जन वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं अमाइन फ्लिपिंग की। ये भी जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके हमारे एग्जाम में आने के चांसेस कम है, मगर फिर भी जो है एक रिकैप यहां पर देख लिया जाए तो ठीक रहेगा। तो सर क्या लगता है आपको? देखिए, अमाइन हमने आपको बोला था जब हम कायरल सेंटर पढ़ा रहे थे, अगर कायरल सेंटर 1 है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। यहां पे आप देखिए नाइट्रोजन को और कार्बन को, यहां पे मिथाइल HET लोन पेयर, R1R R3 लोन पेयर, चारों ग्रुप डिफरेंट है और sp3 एटम भी है। तो आपको लग रहा होगा कि ये कायरल सेंटर है। हां, बिल्कुल ये कायरल सेंटर है, लेकिन यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि यहां पर ये ओपन चेन अमाइन है। ओपन चेन अमाइंस में अगर आपके पास में लोन पेयर sp3 एटम पर प्रेजेंट है तो वहां पर फ्लिपिंग होती रहती है। और फ्लिपिंग कुछ इस तरीके से होती है जैसे यहां पर ये दिखाया हुआ है। अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी इसको बोलते हैं। इसको इस तरीके से देखिए, जैसे हवा आती है, ये अम्ब्रेला मैंने पकड़ रखा है इस तरीके से और हवा की वजह से अम्ब्रेला मैंने पकड़ा हुआ है। हवा आई, ये वाला पार्ट अम्ब्रेला का इधर हो गया और ये वाला पार्ट उधर हो गया। तो इस तरीके से ये एक दूसरे में फ्लिप होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। और अगर मान लीजिए कि ये वाला फॉर्म जो है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये वाला फॉर्म लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और बाहर जो नेट लाइट निकलकर आएगी उसमें नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। इसलिए आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब कायरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है और उसका रीजन है फ्लिपिंग। मतलब ये फ्लिप करते रहते हैं और इस इन्वर्जन के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बट ये ओपन चेन के बारे में हमने यहां पर बात किया है और ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अगर हम देखें कि फ्लिपिंग कहां पर प्रेजेंट होगी। सर क्या लगता है सर आपको फर्स्ट में फ्लिपिंग प्रेजेंट होगा? फर्स्ट में फ्लिपिंग नहीं होगी बच्चों। यहां पे इसलिए नहीं होगी, अम्ब्रेला के एग्जांपल से आप समझ लीजिए। अगर मैंने अम्ब्रेला का जो हेड है उन तीनों हेड्स को आपस में बांध दिया तो मैं कितनी भी तेज हवा वहां पर फेंकूं वो जो हेड है वो फ्लिप नहीं होने वाला है। यहां पर रिंग में भी हमने ऐसा ही किया है। मान लीजिए नाइट्रोजन का जो ऊपर से रिंग बनी हुई है ये अम्ब्रेला का हेड है और इस हेड को मैंने आपस में बांध दिया है। तो मैं यहां पे कितनी भी तेज हवा डालूंगा ये फ्लिप नहीं होगा। इसलिए साइक्लिक कंपाउंड में फ्लिपिंग नहीं होती है। ये आपका आंसर नहीं होगा। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले कंपाउंड में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और 4 भी ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल, फोर्थ जो है आपका इसमें इन्वर्जन हो जाएगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, फ्लिपिंग शो करेगा। और सर बच्चों का ये वाला डाउट आता है, ये तो कायरल सेंटर ही नहीं है बच्चों, यहां पर तो R और R जुड़ा हुआ है। दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से यहां पर हमें आंसर नहीं देना है। तो इस वजह से जो हमारा आंसर जाएगा वो आंसर होगा 4। ये तो जो है क्लोज सिस्टम आ गया, फ्लिप नहीं करेगा, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है। 4 में जो है फ्लिपिंग की वजह से ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और यहां पर फास्फोरस, ये हम जो है नाइट्रोजन के केस की बात कर रहे हैं और कार्बन लोन पेयर की बात कर रहे हैं, ये तो जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात थर्ड पीरियड है। ये बात आप याद रख लें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे नहीं गए हैं तो आप उसे करें जो एग्जाम में जनरली आते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो है डिस्कस किया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन
और आपको हमने कहीं ना कहीं बताया है प्लस डी और माइनस एल। ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल है। मतलब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेंगे, उसके बेस पर जो है कैपिटल डी और कैपिटल एल दिया जाएगा। दूसरा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। अगर पीपीएल लाइट क्लॉकवाइज गया तो उसे हमने प्लस डी बोला और एंटी क्लॉकवाइज गया तो उसे माइनस एल बोला। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल डी और कैपिटल एल दिया किसके लिए जाएगा। तो सबसे पहला डाउट आता है कि किसके लिए दिया जाएगा। वो ये दिया जाएगा जो अमीनो एसिड एंड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन सब के लिए दिया जाता है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्लिसरैल्डिहाइड, जैसे अगर हम बात करें ये कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट्स हैं, अगर इसमें हम कैपिटल डी कैपिटल एल देना चाहते हैं तो इसका रूल क्या होता है। देखिए रूल ये है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कार्बन है उसे टॉप पर रखना है। मतलब ये फिशर प्रोजेक्शन है, इस फिशर प्रोजेक्शन में ये टॉप पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है। यहां पर इस टॉप ऑक्सीडाइजिंग को आपको जो है टॉप पर रख दिया है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, और सारे कार्बन को वर्टिकल पे रखना है। तो यहां पर ये कार्बन वर्टिकल लाइन पर हमने रख दिए हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं इस H और OH की। H चाहे तो यहां रख लें, OH यहां पर रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। इस कंडीशन में आप कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अगर सारे कार्बन वर्टिकल हो, टॉप प्रायोरिटी टॉप पर हो, और अगर लास्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड आ जाता है तो उसे आप बोलते हैं कैपिटल डी। और ये ग्लिसरैल्डिहाइड है तो उसे बोलेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसका एल बनाइए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। डी और एल के बीच में रिलेशन होता है एनेंशोमर। एनेंशोमर मतलब अगर डी वाला कायरल सेंटर आर है तो एल वाला क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, ताकि रिलेशन जो है एनेंशोमर बन जाए। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में दो कायरल सेंटर है और दोनों कायरल सेंटर अगर आर आर है, तो अगर मुझे इसका जो है एल बनाना है तो बचाओ बच्चों, डी और एल में रिलेशन क्या होगा, एनेंशोमर। मतलब ये आर का एस होना चाहिए और इसका भी क्या होना चाहिए, एस। अगर आपने जो है इसको आर ही रहने दिया तो ये एक दूसरे के एनेंशोमर नहीं होंगे, मतलब डायस्ट्यूमर होंगे। और इस डी का ये वाला एल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब ये जो है यहां पर आर रहेगा। तो इस तरह से हम यहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पर हम जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए हैं। अब यहां पर जो है ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये अमीनो एसिड है। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स के लिए इसे दिया जाता है। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया, दिस वन इज डी ग्लिसरैल्डिहाइड, सारे कार्बन वर्टिकल, टॉप प्रायोरिटी टॉप, लास्ट कायरल। मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, कायरल सेंटर की बात कर रहा हूं, यही लास्ट है। ये OH राइट आया तो इसको डी बोला, और अगर इसका मिरर इमेज बना दें तो वो क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा, और दोनों में रिलेशन हो जाएगा एनेंशोमर। जैसे इसको अगर हम देखें, सारे कार्बन वर्टिकल है, टॉप प्रायोरिटी टॉप है, अमाइन और एसिड है तो इसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड। और अगर इसमें लास्ट कायरल सेंटर लेफ्ट हैंड साइड आया तो इसे हमने बोला एल। और इसी एल अमीनो एसिड का मुझे डी बनाना है तो मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा और उसे हम क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे। मिरर इमेज मतलब एक कायरल सेंटर है तो यहां पर इस एक कायरल सेंटर में चेंजेस करना पड़ेगा ताकि आर एस बन जाए या एस आर बन जाए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एरिथ्रो एंड थ्रियो, दो नए टर्म्स आ गए हैं, एरिथ्रो एंड थ्रियोस। तो देखिएगा कैसे चेक करोगे। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस कंपाउंड में आप मीजो चेक कर सकते हैं, सर क्या लगता है, मीजो चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें मीजो चेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है। बट अगर सर आपसे पूछा जाए क्या इस कंपाउंड में आप मीजो चेक कर सकते हैं क्या, इसमें नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि दोनों एंड जो है अलग अलग है, मतलब दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप अलग है। तो जब दोनों कायरल सेंटर जो है डिसिमिलर हो, अलग अलग हो, उस समय जो है इन दो टर्म्स का यूज किया जाता है, एरिथ्रो एंड थ्रियोस। और उसमें भी आप याद रख सकते हैं
H और H सेम साइड आ जाए तो उसे आप बोल देंगे एरेथ्रो, और अपोजिट साइड आ जाए तो थ्रियो। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि एरिथ्रो का अगर ये एरिथ्रो डी है तो इसका एल क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो बताओ बच्चों, एरिथ्रो का डी भी क्या होना चाहिए, एरिथ्रो होना चाहिए। तो मतलब अगर यहां पर ये डी है तो इसका जो है इधर क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। मतलब यहां दो कायरल सेंटर है, दोनों को आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहां पर भी आप इसमें बोल सकते हैं कि भाई इसका अगर डी एल निकालू, सारे कार्बन वर्टिकल, टॉप प्रायोरिटी टॉप, लास्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड है, इसे डी बोल दिया है, और ये थ्रियो जो है इसे हम थ्रियो डी बोलेंगे। तो इस तरह से हम यहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को आप देखकर जो है अपना बायो भी याद रख सकते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट नाम सुना होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोटो मैंने यहां पर बना दिया। अब अगर हम इसमें बात करें 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन वर्टिकल, टॉप प्रायोरिटी टॉप, लास्ट कायरल सेंटर के बारे में बात करें तो ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। कितने कायरल सेंटर है यहां पर, 4, और 4 में से ये लास्ट कायरल सेंटर है और इसका OH जो है राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसे आप बोलेंगे कैपिटल डी, और इसे हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। अब अगर सर बच्चों को गलती करानी हो तो क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, अगर बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए ये डी ग्लूकोज है तो इसका एल बनाइए, तो फिर ध्यान रखिएगा डी और एल में रिलेशन क्या होता है, एनेंटियोमर। बच्चों जब आप अगर जो है सिर्फ लास्ट कायरल सेंटर याद रख के चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, एग्जाम में पहला ऑप्शन इस तरह से दिया होगा और उस ऑप्शन में जो है ऐसा फोटो बनाकर आपको दे दिया होगा। अब आप क्या देखेंगे कि लास्ट कायरल सेंटर का OH राइट आया तो डी और लेफ्ट आया तो एल, और आप यहां पर देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया और लेफ्ट साइड आते ही आप इसे क्या बोल देंगे, एल। बच्चों ये एल तो है, एल तो है, मगर इस डी ग्लूकोज का ये एल नहीं है, क्योंकि डी एल के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एनेंटियोमर होता है। और यहां पर कायरल सेंटर 4 थे, मान लीजिए हम अज्यूम कर लेते हैं चारों ये SS थे, तो जब मैं इसका एल बनाऊंगा तो वो चारों कायरल सेंटर क्या होने चाहिए थे, RR, ताकि उनके बीच में रिलेशन क्या आ जाता, एनेंटियोमर। तो इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन में गलती कहां हो गई है, गलती इतनी सी हो गई, हमें चारों कायरल सेंटर को पलटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चारों कायरल सेंटर को आपको यहां पर पलटना है, मतलब इन दोनों को भी पलटना है, OH H H, और इसको भी पलटना है। तो यहां पर जो है ये OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा और ये पलट जाएगा OH। अब देखिए बच्चों मैंने चारों कायरल सेंटर को पलट दिया। अब मैं कह सकता हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो इसे एल बोलेंगे, क्योंकि चारों पलट गए तो ये डी ग्लूकोज है, तो इस डी ग्लूकोज का ये क्या बन जाएगा, एल ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप चेक कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज।